हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट पीवाईक्यू की सीरीज, जहां पर हम अगस्त 2023 का पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस का सीडीबी सेक्शन कर रहे हैं। सीडीबी सेक्शंस में हम अब तक 1 से 5 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चंस की तरफ। Which of the following statement is correct in the context of hearing impairment? ये जो क्वेश्चन है वो डिसेबिलिटीज से पूछा गया है, जहां पर लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की तरफ और देखते हैं कि क्या हम इसको विदाउट द नॉलेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट सॉल्व कर सकते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कि जो श्रवण हानि है बच्चे की भाषा या आप कहें प्रभावी ढंग से वो जो संवाद करता है उसको इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। जब किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है तो उसकी सुनने की क्षमता कम होती है, और अगर वह जन्मजात हो तो सुनने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं और काफी हद तक बच्चे की कम्युनिकेशन या उसकी भाषा को प्रभावित करती है। सेकेंड ऑप्शन कहता है ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। साइन लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो क्या सभी बच्चे को जो स्वर्ण बाधित होते हैं उनको सभी को सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी इच्छाओं को बताने के लिए या अपने किसी भी बातचीत करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 कहता है हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी रिलायबली टेस्टेड बाय मेकिंग लाउड नॉइजेस नियर द चाइल्ड। कि अगर हमें टेस्ट करना है बच्चे का कि क्या बच्चे के अंदर स्वर्ण बाधिता है या बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि हम तेज तेज आवाजें बच्चे के आसपास करें, उससे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो क्या ये एक रिलायबल तरीका है? फोर्थ ऑप्शन है हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ऑलवेज ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम विद द ईयर। अगर कान में कोई शारीरिक समस्या हो गई या कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है, उसी के कारण ही हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। ठीक है। अब आपको इसके बारे में नहीं पता है तो भी आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड अबाउट दिस टॉपिक। अगर आप हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करते हैं, ऑप्शन 4 को लेते हैं, क्या ये फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है? तो ऐसा नहीं है। ये फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जो बाहर वाला कान का हिस्सा है, आपने कुछ लोगों में देखा हो, ये कान है और ये जो कान वाला हिस्सा है वो प्रेजेंट ही नहीं होता, वो होता ही नहीं है, जिसके कारण आवाज जो है वो अंदर की तरफ नहीं जाती है। तो वो एक केस हो सकता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज। तो ऑलवेज तो नहीं है ना। और इसमें क्या होता है कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो उसके 3 प्रकार हैं, वो 3 प्रकार से हो सकता है, और उसको जानने के लिए हमें इसकी एनाटॉमी समझनी पड़ेगी, यानी कि उसके अंदर का भाग समझना पड़ेगा। ये जो कान होता है इसके अंदर एक ट्यूब जैसी होती है ना, तो ये जो ट्यूब है अगर इसके बीच में कोई समस्या है तो भी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। कान में 3 छोटी-छोटी हड्डियाँ होती हैं, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो भी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपको समझाने की कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। फिर उसके अंदर एक कॉक्लिया नाम का एक छोटा-सा ऑर्गन होता है, अगर यहाँ पर कोई समस्या है तो भी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट हमेशा कोई फिजिकल प्रॉब्लम है कान के साथ तो ही होगा, ये इन 3 कारणों की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन तो क्या हो गया? करेक्ट नहीं है, ये तो हमारा ऑप्शन हो गया गलत। इट इज नॉट ऑलवेज ड्यू टू द फिजिकल प्रॉब्लम विद द ईयर। आते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो हमेशा जोर से चिल्लाना ये सही टेस्ट नहीं होगा। अगर कोई बच्चा है और उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, आप कितना भी शोर मचाइए, अगर वो प्रोफाउंड लेवल का हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो बच्चा रिएक्ट नहीं करेगा, उसको सुनाई ही नहीं देगा, आप कितना तेज भी शोर करिए, है ना। तो ये सही तरीका नहीं है। उसको टेस्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो टेस्ट है वो किए जाते हैं। और अगर आपको इन टेस्ट के बारे में और जानकारी चाहिए, आपको जानना है कि किस तरीके से टेस्ट किए जाते हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एनीथिंग एल्स, तो आप यहाँ पर आई के ऑप्शन पर जाकर देख सकते हैं। एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग टेस्ट है जो चैनल पर उसकी वीडियो अवेलेबल है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अलग अलग प्रकार के हियरिंग टेस्ट होते हैं। क्या सभी बच्चों को साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करना होता है? ये एक सांकेतिक भाषा है जिसे आप कहते हो इशारों की भाषा, जहां पर
हर एक शब्द के लिए अलग-अलग इशारा होता है, एक साइन लैंग्वेज होती है, तो वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सभी बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ इस्तेमाल करेंगे साइन लैंग्वेज? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो अलग-अलग प्रकार का या अलग-अलग डिग्री का, है ना? तो उनका ऐसा हियरिंग लॉस होता है। तो ये पेपर में क्वेश्चन भी आया है। यानी कि आप ये डीबीएचएल कैसे लिखते हैं? डेसिबल का जो ये है साइन, आप छोटा डी और कैपिटल बी लिखते हैं एंड एचएल लिखते हैं। पेपर में आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से रखें। उनका हर हर बच्चे का अलग-अलग लेवल ऑफ हियरिंग लॉस होता है। तो उसी के आधार पर डिसाइड होता है कि क्या बच्चा कोई हियरिंग एड इस्तेमाल करेगा, ठीक है, जो वो अपने कानों में सेट करता है, तो हियरिंग एड होगा या कॉक्लियर इम्प्लांट का वो इस्तेमाल करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड होती हैं और दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द हियरिंग। जो भी बच्चे का लेवल है उसके आधार पर। तो सभी बच्चे हियरिंग जो है साइन लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। तो जो सही आंसर हमारा हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, कि हाँ, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो बच्चे की क्षमता या संवाद की जो क्षमता है, बातचीत करने की जो क्षमता है, उसको प्रभावित करता है। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों के बारे में जाना, फॉर साइन लैंग्वेज, फिर उनके टेस्ट के बारे में, जो आपको यहाँ पर जो वीडियो है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, और उसके बाद कि किस तरीके से हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। तो ये हमारे 3 टॉपिक्स हमने यहाँ से डिस्कस किए हैं। आप, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन, देखिए फिर से इंक्लूजन का टॉपिक आ गया है। लास्ट ही वीडियो में आई हैव टोल्ड यू कि आप इंक्लूजन को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये काफी हॉट टॉपिक है, करेक्ट? तो 7th क्वेश्चन कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द डैश आर द सेम इन डैश व्हाइल इन दिस दे आर डिफरेंट। तो इंक्लूजन के कॉन्टेक्स्ट में करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशन जो है वो किस चीज़ में सेम रहती हैं और किस में अलग हो जाती हैं। ये बेसिकली आपका एक ये मान लीजिए एक प्रोसेस से रिलेटेड है। एनरिचमेंट क्या होता है? एनरिचमेंट होता है जब आप किसी चीज़ को नरिश करते हैं और आप उसको डिटेल में करते हैं, दैट इज एनरिचमेंट, या आप उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक्सक्लरेशन मतलब तीव्रता के साथ, गति के साथ। मॉडिफिकेशन जब आप कुछ चेंज करते हैं, अकोमोडेट जब आप उस चेंज को सम्मिलित करते हैं किसी और चीज़ के अंदर या पुरानी चीज़ के अंदर, है ना? थर्ड ऑप्शन कहता है एक्सलरेट, मतलब तीव्रता होनी चाहिए, फास्ट होना चाहिए और एनरिचमेंट होना चाहिए। तो क्या अ, जो करिकुलम एक्सपेक्टेशंस हैं वो इसमें सेम रहती हैं और इसमें अलग होती हैं। अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन, देखिए अगर आप करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस की बात करें कि हम बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं लर्निंग में, तो हम ये देखेंगे कि हम जब इंक्लूजन की बात होती है, हम ज़रूर ये करते हैं कि सारे बच्चे चीज़ों को क्या कर लें, अपने लर्निंग के अंदर अकोमोडेट कर लें, है ना? जैसे कि मतलब उनकी जो लर्निंग है, वो लर्निंग और हम जो लर्निंग दे रहे हैं, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग है, वो अपनी पुरानी लर्निंग में नई लर्निंग को सम्मिलित कर ले, सबसे पहली चीज़, है ना? और उसके बाद मॉडिफाई कर ले, ठीक है? तो हम यही ऑप्शन जो है इसका सही बैठेगा। एनरिचमेंट कराएँगे फिर एक्सप्लोरेट कराएँगे। एनरिचमेंट सबके लिए अलग-अलग हो सकता है। किसी बच्चे को लिख कर करना है, किसी बच्चे को सुनकर करना है, दैट कैन बी डिफरेंट, है ना? और तीव्रता सबकी अलग-अलग होती है, दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ नाइस। लेकिन अगर हम यहाँ देखें कि इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं करिकुलम की हमसे, सेम किस चीज़ में है कि हम बच्चों में सम्मिलित करवाना है ना? और किस तरीके से मॉडिफिकेशन करना है वो हमको अलग-अलग करना है हर एक बच्चे के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ के साथ बेसिकली खेलना है। तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि किसमें क्या होता है। ओके। In the context of inclusion, curriculum learning expectation are the same for all students. सभी बच्चे के लिए जो expectations हैं वो सभी के लिए सेम होती है, regardless of their background. कि जो हम बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं, जो हमें expect कर रहे हैं बच्चे से, वो सभी बच्चों से सेम करते हैं। मान लीजिए कि हमें उनको रिवर का कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो जब हम उनको रिवर का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो हमारा एम क्या होगा इसमें, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें रिवर का नॉलेज जो है बच्चों को देना है, ठीक है? तो ये सभी बच्चों के लिए सेम होगा। इंक्लूसिव करिकुलम डिजाइन कंसिडर द कोर्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कंटेंट एंड डिलीवरी टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव एन इक्विटेबल एंड सपोर्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। तो जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन का करिकुलम की डिजाइन की बात करते हैं, तो हम वहाँ पर कोर्स का स्ट्रक्चर, कंटेंट कैसा होगा, कैसे हम उसको डिलीवर करेंगे सभी बच्चों के लिए, जिससे कि वो एक सपोर्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस हर एक बच्चे को समान रूप से दे सके, ठीक है?
इंक्लूसिव करिकुलम के डिज़ाइन क्या क्या है। पहले हम बच्चे की डाइवर्सिटी जो है, स्टूडेंट की डाइवर्सिटी, उसको रिकग्नाइज करेंगे, उसकी पहचान करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट की जो स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स है उनको असिस्ट करेंगे कि बच्चे की क्या स्पेसिफिक नीड्स है। क्या कोई बच्चा लिख कर ज़्यादा सीखता है, जब वो लिखता है तब ज़्यादा सीखता है, या जब वो काम करता है उसको परफॉर्म करता है तब ज़्यादा सीखता है। तो इन चीज़ों को हम असिस्ट करेंगे, वी विल असिस्ट देम, एंड फिर हम उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे कि वो हर एक बच्चा पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, उनकी जो नीड्स है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी नीड्स क्या है, और हम उनको डाइवर्स पर्सपेक्टिव में उनका अलग अलग तरीके से, किस तरीके से वो अपने आंसर्स बता सकते हैं। कुछ बच्चों को हम ओरल प्रेजेंटेशन के लिए कहेंगे, कुछ को हम डिस्क्राइब करने के लिए कहेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड कि उनका एक्चुअल एंड कंफर्टेबल लेवल क्या है जहाँ पर वो अपनी लर्निंग का प्रदर्शन कर सकते हैं। आई होप यू रिमेंबर कि लास्ट सेशन में हमने यूडीएल का जिक्र किया था, दैट इज यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। तो वहां पर हम बच्चे को क्या करते हैं, हम बच्चे को मल्टीपल वेज ऑफ वो देते हैं, रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन, एंगेजमेंट। हम बच्चे को अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो यही बेसिकली इंक्लूजन है। जब हम हर बच्चे को उसमें इंक्लूड करें, साथ साथ हम ये भी देखें कि हर एक बच्चा इक्वली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं टू लर्न। ठीक है, सो दिस इज इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड नॉट बी करेक्ट। रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। कि नॉलेज इज सब्जेक्टिव, ज्ञान जो है वो व्यक्तिपरक है। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन दर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, के जो लर्नर्स हैं वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। यानी कि कोई भी शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण कब करता है, जब वो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में हो और वहां से वो अपनी नॉलेज को ग्रो करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। Learners need to extrinsically motivated to ensure effective learning. Extrinsically motivated का मतलब है कि बाहरी रूप से प्रेरित होना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविटिस्ट कहते हैं कि आपको ये ऑप्शन एनालाइज करना है कि जो लर्नर्स हैं वो बाहरी रूप से प्रेरित हों, इसकी आवश्यकता है, तभी वो अपनी नॉलेज का निर्माण कर सकते हैं। नॉलेज इज प्लुरलिस्टिक एंड मल्टीपल, जो ज्ञान है वो बहुलवादी और अनेक है। तो आपने सही आंसर पहचान करना है। अब देखिए, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है ना, यहाँ पर जो रचनावादी है, इसमें क्या होता है कि बच्चे अपनी नॉलेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो निर्माण करते हैं, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, दे डू एंड दे मैनिपुलेट थिंग्स, और उसके बाद वो अपनी नॉलेज को खुद जो है वो डेवलप करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरीज, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरीज हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनावादी सिद्धांत हैं, वो कहते हैं कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, क्या ये व्यक्तिपरक होता है? यहाँ पे सोशल और कल्चर से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है कि सोसाइटी से तो आप सीखते ही, अपने कल्चर से सीखते हैं। ऐसा तो हमको वाइगॉट्स्की ने बताया था, करेक्ट। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसके बाद है कि बच्चे को एक्सटेंसिकली मोटिवेटिंग होना चाहिए, कि क्या बच्चे को बाहरी रूप से प्रेरित होना चाहिए। जो इंट्रिंसिक है, जो इंट्रिंसिक फीलिंग है उसके अंदर, कि मुझे अंदर से वो, उसके अंदर एक भूख है, एक आग है कुछ करने की या उस चीज को सीखने की, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन जब बाहरी रूप से अगर उसको एक चॉकलेट मिल जाएगी, उसको आप आईफोन दिला दोगे, या उसको कोई भी मोबाइल फोन या कोई डिवाइस या लैपटॉप दिला रहे हो, और उससे वो मोटिवेट होकर कर रहा है, वो हमेशा ज़रूरी नहीं होता। एक टाइम पर वो जो एक्सट्रिंसिक चीज़ें हैं, जो बाहरी रूप से प्रेरित करने वाली चीज़ें हैं, वो खत्म हो जाएँगी, दे आर लिमिटेड, और उसके बाद मोटिवेशन नहीं बचेगा करने के लिए। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरीस्ट जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चे को अ, अंदरूनी रूप से या इंट्रिंसिक रूप से मोटिवेट होना चाहिए, तभी बच्चा जो है अपनी नॉलेज का निर्माण या अपने लर्निंग का निर्माण जो है वो कर सकता है। तो यहाँ जो सही आंसर है, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है बच्चे में, वो सुनिश्चित नहीं करता कि बाहरी रूप से प्रेरित होना जरूरी है किसी भी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब देख लेते हैं कौन कौन से थियरिस्ट थे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट कहलाए जाते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये उनकी पिक्चर्स है, जीन पियाजेट, लीवी वाइगॉट्स्की, जॉन डेवे एंड
जेरोम ब्रूनर जो है, ये मेनली जो वो साइकोलॉजिस्ट हैं या ये वो थियरिस्ट हैं जिनका नाम आप बार बार देखते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट से रिलेटेड है या कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी से रिलेटेड है, तो आप जब इनकी थियरी से रिलेटेड कोई कंक्लूजन या समरी पढ़ते हैं तो आप आराम से ये आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है, कंस्ट्रक्टिविटिज्म जो है वो क्या करता है? देखिए, यहाँ पर बच्चा अपनी नॉलेज का निर्माण अपने रियल एक्सपीरियंसेस से करता है। ठीक है, तो जब भी लर्निंग होगी, जब बच्चा अपने रियल वर्ल्ड से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीख रहा होगा, दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। कैसे हो सकता है? जब बच्चा किसी भी एक्टिविटी में एंगेज्ड हो, वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो, है ना, तो उससे हो सकता है। जब बच्चा अपना पार्टिसिपेशन बेसिकली दिखा रहा हो, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस और उसका बैकग्राउंड जो है वो नींव होता है किसी भी लर्निंग के लिए। स्टूडेंट का कल्चर क्या है, वो किस कल्चर से आता है, ये सारे कल्चर्स जो है वो हमारे बच्चों को सिखाते हैं। लीव वाइगोट्स्की ने अपनी थ्योरी में बहुत क्लियरली ये कहा है। स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव, उनका नजरिया क्या है, वो भी एक अहम रोल प्ले करता है। स्टूडेंट कंस्ट्रक्टेड, कि भाई बच्चा जो है वो क्या समझ रहा है, क्या कर रहा है, उसका सोच कैसी है, वो इस चीज से क्या एक्सपीरियंस ले रहा है, ये उसकी लर्निंग है। और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जब ये सारी चीजें इकट्ठी होती है, बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो पार्टिसिपेट करता है, तभी वो अपने एक रियल वर्ल्ड से कुछ सीख पाता है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, अब इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? लर्निंग एक कॉग्निटिव प्रक्रिया है, एक कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। हम अपने एक्सपीरियंसेस से जहाँ सीखते हैं, हम अपने सोशल इंटरेक्शन से जहाँ सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। ठीक है, हम अपनी पुरानी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं नई नॉलेज को सीखने के लिए। ठीक, लर्निंग अकर्स इन लीनियर स्टेजेस, के जो लर्निंग है वो एक के बाद एक स्टेज ऐसे चलती है ना। स्टूडेंट शुड लर्न एक्टिवली रादर देन पैसिवली, बच्चा करे, डू करे, मतलब दे परफॉर्म, राइट, एंड दे डू सम एक्टिविटीज एक्टिवली, तभी बच्चा सीखता है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट ये कहते हैं कि बच्चा अपने संज्ञानात्मक का विकास, अपने कॉग्निटिव प्रोसेस को बढ़ाता है थ्रू एक्टिवली पार्टिसिपेशन। ठीक है, जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो वो अपने लर्निंग को बढ़ाता है। और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरीज हैं जैसे कि जीन पियाजेट की और ली वाइगोत्स्की की थियरी है। ये इनके बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया ही था। लर्निंग एक एक्टिव है, एक एक्टिव प्रोसेस है rather than a पैसिव प्रोसेस। यहाँ पर ली वाइगोत्स्की कहते हैं सोशल इंटरेक्शन से सीखता है बच्चा, एमकेओ से सीखता है, स्काफोल्डिंग से सीखता है, और एक ऐसा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। भाषा एक इंपॉर्टेंट टूल है इसका। ठीक है, सो दीज आर दी कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is an example of intrinsic motivation? अभी हमने बात करी थी extrinsic motivation की, अभी हम आ गए हैं intrinsic motivation की तरफ, यानी कि मूलभूत प्रेरणा। तो इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का? कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू इम्प्रेस द टीचर, कि हम टीचर को प्रभावित करने के लिए कंप्लीट कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट। प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको प्ले कर रहे हैं। हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हमको डांटा ना जाए, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। या पार्टिसिपेटिंग इन अ कंपटीशन फॉर प्राइज मनी, कि आपको इनाम दिया जाएगा, एक मनी दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, इसके लिए आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। तो अगर आप इनके ऑप्शंस को देखें, मान लीजिए आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें, आप आराम से इसको कर सकते हैं कि टीचर को प्रभावित करना बाहरी रूप है, अपने आप के लिए करना अपने पर्सनल यूज है, इंट्रिंसिक है ना। और किसी और को मतलब पढ़ाई करना कि कोई आपको डांटे ना, ये बाहर से बचने के लिए है। और कंपटीशन पार्टिसिपेट करना प्राइज मनी के लिए, ये इसलिए है कि आपको कुछ मिलेगा। यहाँ पे आप कुछ इग्नोर करते हैं, यहाँ पर आप किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं, ये किसी और से रिलेटेड है ना। जबकि एक ऑप्शन ऐसा है जो खुद आपसे रिलेटेड है, दिस इज डिफरेंट। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है बिना ये जाने कि ये प्रोसेस क्या है, ये किस प्रकार का मोटिवेशन है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक ऐसी मूलभूत प्रेरणा है जहां पर बच्चा या कोई भी व्यक्ति अपने अपने लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए या अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कोई सर्टेन काम को करता है। जब वो अंदरूनी रूप से तैयार होता है और उसको किसी चीज की नीड होती है, वो पर्सनल लेवल पे
अपने आप के लिए काम करता है, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से जो प्रेरणा आती है, ठीक है, कि मुझे ये करना है, आई हैव टू डू दिस, कि मेरी लाइफ इससे बेटर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप सीटेट क्वालिफाई कर लें, सीटेट के बाद आप DSSS भी कर लें, जिससे कि आपको नौकरी मिलेगी एंड यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, तो वो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन अगर आप इसलिए सीटेट कर रहे हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं और आपको इससे इनाम मिलेगा, आपको सम्मानित किया जाएगा, तो वो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन का, कि कोई भी इंडिविजुअल क्या है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है क्योंकि उसको पर्सनली बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आई होप कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर फिर से एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, लिखते हैं क्या है। टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट स्टीरियोटाइप्स ऑफ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, के शिक्षकों को छात्र की विशेष जाति समूह की रूढ़वादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और इसका रीजन क्या देते हैं, अ की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू अनेबल स्टूडेंट्स टू एंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन, के एक प्रमुख शिक्षक उद्देश्य छात्रों को आलोचनात्मक आत्म प्रतिबिंब में जो उनकी सेल्फ रिफ्लेक्शन है उसमें सक्षम बनाना है, ठीक है, तो इंगेज करना है उस चीज में। तो क्या ये एक दूसरे के करेक्ट असर्शन और रीजन है, तो ये तो एक्चुअली आपको देखना है, एनालाइज करना है कि अगर टीचर को क्या एथनिक ग्रुप्स के जो स्टीरियोटाइप्स है, रूढ़वादिता है, उसको तोड़ना चाहिए। सही बात है कि अगर हम किसी भी जाति को एक प्रमुखता देंगे तो वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का मेन वो नहीं है कि हम रूढ़वादिता को बढ़ाएं या हम कास्टिज्म को बढ़ाएं, हम एथनिक ग्रुप्स के अप डाउन को बढ़ाएं, तो हम बिल्कुल स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते ही हैं। सो वी वर्क हार्ड टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। जो भी बच्चे हैं अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, हमारे लिए सब एक समान होते हैं, सभी टीचर्स के लिए। तो टीचर्स ऑफ कोर्स स्टीरियोटाइप्स तोड़ते हैं। एंड अ की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू अनेबल स्टूडेंट्स टू एंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन। हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, कि हम बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको बढ़ाएं, जैसे कि बच्चा हर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इस पर फोकस कर पाए। तो बिल्कुल सही है ये बात कि हाँ बिल्कुल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ाएं। तो इसका जो सही आंसर है कि दोनों ही अपने आप में स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है। और क्योंकि बच्चा क्रिटिकली सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाएगा, हम ऐसी एक्टिविटीज उनको कराएंगे, ऐसी एक्टिविटीज में उनको एंगेज कराएंगे कि ये वाली जो चीज है दैट विल बी वैनिश्ड, कि वो चली जाएगी। कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी करा रहे हैं जहां पर हम स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रहे हैं, तो बच्चे का क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ये होगा कि ए और आर दोनों ही करेक्ट है, और आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो वी हैव टू चेक दैट ऑप्शन। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये नहीं है। ए एंड आर ट्रू बट ए आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमें चाहिए जहां पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए एंड आर फॉल्स, ओके, ये दोनों ही गलत हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो दिस इज आर राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप दैट ये हमको क्लियर है। आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको अपने लॉजिक्स जो है वो जरूर सेट करने हैं इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए हमारे 5 क्वेश्चन यही थे, और आज हमने सीखा अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, करेक्ट। हमने आज कौन सी थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, हमने क्रिटिकल थिंकिंग का फिर से जिक्र किया। तो क्रिटिकल थिंकिंग को आपको देखना है, आपको रीड आउट करना है उसके बारे में। एंड आई थिंक दैट वी लर्नड अबाउट व्हाट वी से गिफ्टेड तो हमने नहीं करा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बात करी हमने, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात करी। तो वी टॉक्ड अबाउट व्हाट मोटिवेशन। मोटिवेशन का एक चैप्टर है साइकोलॉजी में, आप उसको पढ़ सकते हैं, वहां से आप थ्योरीज भी कर सकते हैं। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं आपको मेनली ये रिवाइज करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम उससे रिलेटेड कोई वीडियो आपके सामने लेकर आए, प्लीज लेट अस नो एंड पिन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, so that I can know about it. Thank you so much for watching, and I will see you in other videos. Keep learning.